ऐसा कहा जाता है कि धोलेरा शेंजन को टक्कर देगा, दुबई को टक्कर देगा। रियलिटी क्या है मतलब धोलेरा की? हो सकता है कि थोड़ा डिले हो सकता है, मैं इस बात को मानता हूँ, एग्री करता हूँ, लेकिन हाँ उसको बीट करेगा, इस बात में कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से सरकार ने काम किया है पिछले कुछ सालों में, तो मैं देखता हूँ जब धुलेरा की तरफ पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे लगता है कि 2009 में जब ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई और वहाँ से लेके अगर आप अभी तक की यात्रा देखते हैं तो करीब 15 साल हैं। जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं कि हमने 15 साल इस प्रोजेक्ट को दिए हैं, लेकिन आज हमारे हाथ में क्या है। धोलेरा में आज भी लोग ऐसा मानते हैं कि सिर्फ वीरान जमीन पड़ी है, जी, वहाँ कुछ भी नहीं है। तो एग्जैक्ट डेवलपमेंट जो 5 साल का मतलब 2025 में वहाँ की स्थिति क्या है? सर 2019 तक जो मैंने आपको कहा कि एक दशक रहा पूरा का पूरा जो है प्लानिंग में ही बीत गया। उसके बाद जो 2019 से 2024 का टाइम है, ये गोल्डन टाइम आप कह सकते हैं धुलेरा का। इसमें बहुत तेज़ी से काम हुआ, चीज़ें बहुत तेज़ी से बदली, हर 6 महीने में बदली, हर साल में बदली। और आप देखेंगे कि जो पहले फेज का इंफ्रास्ट्रक्चर था 2024 तक लगभग इन्होंने पूरा कर दिया। फिर यहाँ इन्होंने पोजीशन देना शुरू किया तो एक कंपनी स्टार्ट हुई, रिन्यू पावर। अभी आप देखेंगे वहाँ पर टाटा बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। जी, वो जहाँ जहाँ तो मशीनरीज बहुत लगी हुई है वो टाटा का प्लांट है। तो जो सेकंड फेज़ आप कह सकते हैं कि जब किताबों से निकल करके वो ग्राउंड पे उतरना शुरू हुआ। अभी जो लोग देख रहे हैं या जो लोग समझना चाह रहे हैं, जो समझ रहे हैं, सही तरीका क्या है रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का? सर पहले तो आपको अपना खुद का पर्पस आइडेंटिफाई होना चाहिए कि आप इन्वेस्ट क्यों कर रहे हो। ओके। ठीक है ना, क्योंकि जब तक आपको वो क्लैरिटी नहीं है तो फिर इन्वेस्टमेंट का आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे। ओके। ठीक है, फिर आपको बेसिक समझना चाहिए जो इन्वेस्टमेंट का थंब रूल है कि आप इन्वेस्टमेंट करने कहाँ जा रहे हैं। ठीक है ना, एक सैचुरेशन वाली प्रॉपर्टी के अंदर या एक वहाँ जहाँ पे अभी सैचुरेशन बहुत दूर खड़ा है, तो किस टाइम पे जा रहे हैं, क्या पर्पस लेकर के जा रहे हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। मतलब जहाँ कुछ नहीं है, जहाँ यस ऑफ शुरुआत हो रही कोर्स। है वहाँ पहले पहुँचिए। हाँ, और धोलेरा का वो अभी सही टाइम है। जी जी जी। ऐसा अभी भी कंपैरिजन होता है कि दुबई में लोग इन्वेस्ट करते हैं, एनुअल 10% 12% का रेंटल इनकम, प्रॉपर्टी में बहुत बड़ा एप्रिसिएशन। किसी ने पिछले साल लिया था, अब वो बोल रहे हैं, ऐसा दावा करते हैं कि भाई हमारा तो 2 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट था वो अब 4 करोड़ हो चुका है। वो सिचुएशन धोलेरा में हो सकती है? सर धुलेरा में आज भी दुबई से बेहतर सिचुएशन है, अच्छा। क्योंकि पिछले 5 सालों में मैं कई बार दुबई भी गया। रियल एस्टेट में मेरा भी मन था कि हम धुलेरा कर रहे हैं, हम दुबई भी करते हैं। ओके, डीडी। हाँ, डीडी, दुबई टू धुलेरा, धुलेरा टू दुबई। जी। क्या है, दुबई आज के टाइम में एक माइंडसेट बन गया है, धुलेरा भी माइंडसेट बनना बाकी है। क्योंकि अगर मैं कहूँ कि अवेयरनेस की कमी है तो बिल्कुल है। हेलो, हाय, नमस्कार, मैं गोविंद सिंह राजपूत। आज हमारे गेस्ट हैं नितिन सिंह तोमर, नेस्टोरिया ग्रुप के एमडी और फाउंडर मेंबर हैं। बहुत हेल्दी डिस्कशन, बहुत शानदार बातें। उनसे हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि इंडिया में रियल एस्टेट की अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, इंडिया में यूथ रियल एस्टेट में कैसे बेटर कर सकता है, और दूसरी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में इंडिया में रियल एस्टेट कितना मजबूत है। धोलेरा क्या है, धोलेरा कितना बड़ा हो सकता है आगे जाके, या सिर्फ हवाई बातें हैं। इन सब चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इंडिया में हर 10-15 साल में एक ऐसा अपॉर्चुनिटी आती है जो इंडिया का फ्यूचर डिसाइड करती है। और अब तक की स्टडीज़ में ऐसा कहा जा रहा है कि धुलेरा, अब वो 10-15 साल वाला फेस है, वो धुलेरा है। और ये धुलेरा के बहुत बड़े डेवलपर हैं। इनसे जानते हैं, समझते हैं कि एग्जैक्टली धुलेरा है क्या। नमस्कार सर। नमस्कार जी। वेलकम टू द GSR टॉक। थैंक यू सर। अभी अपना डिस्कशन हो रहा था ऑफ द कैमरा, MP से लेके अहमदाबाद का जो सफ़र है वो कैसा रहा, वो क्या था, मतलब MP छोड़ के गुजरात कैसे? सफ़र बहुत बढ़िया रहा। ओके। बेसिकली मेरा बैकग्राउंड ही रियल एस्टेट का था, मध्य प्रदेश में काम ही मेरा मध्य प्रदेश में रियल एस्टेट से रिलेटेड ही रहा। ओके। तो जब अपॉर्चुनिटी इधर दिखी तो यहाँ आना और आसान हो गया, समझ में आया कि जाना चाहिए, करना चाहिए, तो ईजी था। स्टार्टिंग से जब भी आप मतलब बिजनेस में आए तब से रियल एस्टेट ही रियल एस्टेट में 2010 से। ओके। जी और फिर धोलेरा दिखा और धोलेरा पहुंच गया। जी, पता चला 2018 के एंड में कि धुलेरा जैसा कुछ। ऐसा कहा जाता है कि धोलेरा शेंजन को टक्कर देगा, दुबई को टक्कर देगा। डेडलाइंस वगैरह सब हिलती हिलती सी नज़र आई बीच में।
रियलिटी क्या है मतलब धुलेरा की? हो सकता है कि थोड़ा डिले हो सकता है, ओके। मैं इस बात को मानता हूँ, एग्री करता हूँ, लेकिन हाँ उसको बीट करेगा, इस बात में कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से सरकार ने काम किया है पिछले कुछ सालों में, तो मैं देखता हूँ जब धुलेरा की तरफ पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे लगता है कि 2009 में जब ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई जी। और वहाँ से लेके अगर आप अभी तक की यात्रा देखते हैं तो करीब 15 साल हैं। जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं कि हमने 15 साल इस प्रोजेक्ट को दिए हैं, लेकिन आज हमारे हाथ में क्या है, तो मैं कहूँगा कि इनिशियल जो 10 साल थे, एक पूरा डिकेड था, वो लगा पेपर से ग्राउंड तक आने में, पूरा का पूरा एक दशक, ओके, सिर्फ प्लानिंग में। सिर्फ प्लानिंग में। ओके। थोड़ा आप देखेंगे सेंट्रल में यूपीए की सरकार थी जी। 2009 से 14 के दरमियान में, वो भी एक चैलेंज था। वो चैलेंज था या ये प्रोजेक्ट शायद यूपीए का नहीं था? यूपीए के टाइम में ही अप्रूवल मिला। हाँ, पर तो कहीं ना कहीं उनका ही ये मतलब प्लानिंग भी तो शायद उन्हीं की नहीं नहीं, प्लानिंग बेसिकली ये गुजरात सरकार की थी। थी। ओके, स्टेट गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट का, उसको बाद में अप्रूवल दिया 2012 में केंद्र सरकार ने, यूपीए के टाइम पर ही अप्रूवल हुआ। ओके। फिर उसके बाद प्लानिंग हुई, क्योंकि एक छोटा एरिया नहीं है, बहुत बड़ा एरिया है, तो उसको प्लानिंग में टाइम लगना ही था। उसके बाद प्लानिंग के बाद भी उसको और बेहतर कैसे बनाया जाए, तो इसके लिए फिर एकॉम जैसी कंपनी को इंट्रोड्यूस किया गया। ओके, हाँ, एकॉम। एकॉम यूएसए बेस्ड कंपनी है ओके। जो पूरे वर्ल्ड में अपनी इंजीनियरिंग के लिए जानी जाती है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, अलरा बीच, नासा का रिसर्च सेंटर, ऐसे तमाम बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें उनकी इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी, ऐसी तमाम सारी चीज़ें हैं। इंडिया के भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जिनमें ओके, वो मतलब एक वर्ल्ड लेवल की कंपनी है और उसने इसको फिर मतलब रीडिज़ाइन करने में या और हाँ, इम्प्रूव करने में कैसे बेस्ट यूटिलिटीज़ यहाँ पे आ सकें। तो आज आप देखेंगे कि धुलेरा में जितनी भी यूटिलिटीज़ हैं, लाइक रोड, सीवेज, वाटर नेटवर्क, तो ये सब जो अडॉप्ट किया है उन्होंने बाहर से अडॉप्ट किया है, किसी न किसी कंट्री के बेस्ट मॉडल को यहाँ यूज़ किया है। ये सब जो इम्प्लीमेंट किया है एकॉम ने किया। ओके। तो ये सारी प्लानिंग में करीब 10 एक साल लगे। तो 2009 to 19। 19 ओके। 19 से ग्राउंड पे चीज़ें दिखना शुरू हुई, ओके। डिगिंग शुरू हुई, मशीन्स उतरना शुरू हुई, एलएनटी ने काम करना शुरू किया। ओके, तो वहाँ से चीज़ें मतलब बदली। इसका कॉन्ट्रैक्ट एलएनटी के पास है। हाँ, एलएनटी था। ओके। उसके बाद चीज़ें बहुत तेज़ी से बदली। तो आप देखेंगे कि लगभग 4 से 5 साल के अंदर, मतलब 2024 तक लगभग इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ रेडी हो चुका था। तो आप मतलब 2019 में जैसे वहाँ मशीनरी लगी, काम चालू हुआ, और आप शायद 5 साल हो गए, मतलब आप भी 19 में ही कहीं ना कहीं आए थे? हाँ, 2019 में आए थे हम। तो आप धोलेरा को शुरू से ही मतलब वो बेबी फेस में था तभी आपने? हाँ, बिल्कुल बेबी फेस में था। हाँ। ओके। और अब की पिक्चर जो धोलेरा की है, और जब आप 2019 में आए थे, कितना मतलब ऐसा खुद को सेटिस्फेक्शन वाली बात होती है ना कि मैं मतलब उस मजा आ रहा है, टाइम कुछ बहुत इम्प्रूवमेंट हो रहा है। का अगर हम देखते हैं, मैं उसको बिलर इमेज भी नहीं कहूँगा, क्योंकि इमेज ही नहीं थी। ओके। हाँ, मतलब तो मैं उसको उस टाइम में ये भी नहीं कह सकता कि ब्लर इमेज थी धुलेरा की। बेसिकली कुछ था ही नहीं 2019 में। सिर्फ हर तरफ वहाँ पे डिगिंग चल रही थी, करीब करीब 1000+ मशीन्स होंगी जो वहाँ पे खुदाई कर रही थी, जेसीबी, क्रेन्स, ये सब लगे हुए थे। ओके। तो ग्राउंड पे तो कुछ भी ऐसा था नहीं कि जिसको देख कर के एक्साइटमेंट आ सके। ओके। लेकिन पेपर में जो प्लानिंग थी, जो अंडरस्टैंडिंग थी, जो समझ में आया, जो किसी के द्वारा समझा या हम अपनी बुद्धि से समझ पाए, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को पढ़ करके समझ पाए, वहाँ से एक विज़न मिला कि ये वो टाइम है जब एंटर करना चाहिए। मतलब ये वैसा हो गया, वो कहा जाता है ना कि रियल एस्टेट में सफल वही लोग होते हैं जो दूरदर्शी होते हैं, यस, ऑफ जो कोर्स। 20 साल बाद का देख पाते हैं। ये वैसा वाला सिचुएशन था आपके लिए? टाइमिंग का गेम है सर। हाँ। लेकिन अभी भी ऐसा धोलेरा में तो कहा जाता है, मतलब धोलेरा में नहीं, मतलब बाहर के जो लोग हैं जिन्होंने कभी धोलेरा देखा नहीं या जिनको बहुत ज़्यादा धोलेरे के बारे में नहीं पता, सिर्फ वीडियोस देख रहे हैं, ऐसे आप कभी कमेंट्स पढ़ेंगे ना अगर यूट्यूब पे या जो भी बड़े बड़े सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे, तो धोलेरा में आज भी लोग ऐसा मानते हैं कि सिर्फ वीरान ज़मीन पड़ी है जी। वहाँ, कुछ भी नहीं है। तो एग्जैक्ट डेवलपमेंट जो 5 साल का, मतलब 2025 में वहाँ की स्थिति क्या है? क्योंकि आपके तो डेली के काम होंगे वहाँ पे। सर 2019 तक जो मैंने आपको कहा कि एक दशक रहा पूरा का पूरा, जो है प्लानिंग में ही बीत गया। उसके बाद जो 2019 से 2024 का टाइम है, ये गोल्डन टाइम आप कह सकते हैं धुलेरा का। इसमें बहुत तेज़ी से काम हुआ, चीज़ें बहुत तेज़ी से बदली, हर 6 महीने में बदली, हर साल में बदली,
और आप देखेंगे कि जो पहले फेज का इंफ्रास्ट्रक्चर था 2024 तक लगभग इन्होंने पूरा कर दिया। ओके। फिर यहाँ इन्होंने पोजीशन देना शुरू किया, तो एक कंपनी स्टार्ट हुई रिन्यू पावर। अभी आप देखेंगे वहाँ पर टाटा बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। जी, वो जहाँ जहाँ मशीनरीज बहुत लगी हुई है वो टाटा का प्लांट है क्या? तो जो सेकंड फेज़ आप कह सकते हैं कि जब किताबों से निकल करके वो ग्राउंड पे उतरना शुरू हुआ, ओके। तो वो अब ग्राउंड पे आ चुका है। अब धुलेरा ने लोगों को सर्व करना शुरू कर दिया है, लोग आना शुरू हो चुके हैं, बिल्डिंग्स बनना शुरू हो चुकी हैं, बेसिक एमिनिटीज़ जो चाहिए वो बनना शुरू हो चुकी हैं। तो चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही हैं। ओके। हाँ एक सिचुएशन ये भी आती है कि मतलब गवर्नमेंट जो है अभी यहाँ पे बीजेपी की है, जी। और लोगों के ऐसा बहुत, मैं जब भी डिस्कशन करता हूँ धोलेरा के बारे में, जब भी मेरी बातें हुई है लोगों से, तो एक ही चीज़ आती है कि बीजेपी की गवर्नमेंट है, बीजेपी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, कल को सरकार बदल गई, सब कुछ वापस वैसे ही एकदम शांत वाले, मतलब ठंडे बस्ते में जाने वाली सर चीज़ मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, डिले हो सकता है बट रुक नहीं सकता। है। ओके। डिले हो सकता है बट रुक नहीं सकता। इसके लिए गवर्नमेंट ने एसपीवी फॉर्म की है ऑलरेडी। ये क्या होता है? स्पेशल पर्पस व्हीकल करके एक पॉलिसी होती है, स्टैंडर्ड पॉलिसी होती है। ओके। जब भी जैसे आप देखेंगे, अभी मैं एक जस्ट एग्जांपल से रिलेट करता हूँ, आप समझ पाएंगे मेरी बात को बेहतर तरीके से। जी। इंडिया ने बहुत सारा अभी इन्वेस्टमेंट कुछ पिछले सालों में अफ़गानिस्तान में किया। बिल्कुल जी। वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, पोर्ट्स बना रहे हैं। आई डोंट नो काफ़ी एग्जैक्टली चीज़ें हो रही व्हाट हैं। दे आर डूइंग, बट बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में फंडिंग किया हुआ है। तो जब इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, अभी पीछे तालिबान ने वहाँ पर कब्जा किया, तो कुछ टाइम के लिए स्टक हुआ, लेकिन नाउ सारे प्रोजेक्ट्स कंटिन्यू हैं। वापस कंटिन्यू हो गए। तो एसपीवी एक बेसिकली प्रोटेक्शन देता है किसी भी प्रोजेक्ट को कंटिन्यूटी के लिए। तो वो डिले हो सकता है फॉर अ सर्टेन टाइम, बट आगे वो फिर कंटिन्यू होगा। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि सरकार कोई भी आए या जाए, इससे धुलेरे पर कोई इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं है। ओके। हाँ, क्योंकि आप देखेंगे कि उस समय भी राज्य में यहाँ पर जो है बीजेपी की सरकार थी और केंद्र में यूपीए की सरकार थी, उसके बावजूद भी ये प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ, ये बढ़ा उनके डायरेक्शन में। नाउ फेवरेबल कंडीशन है तो तेजी आई। काम जो है पहले सालों में चेंज देखने को मिल रहे थे, और आपको पता है कि एनडीए का जो वर्क करने का स्टाइल है, बीजेपी का जो वर्किंग स्टाइल है, वो डिफरेंट है। ओके। ठीक है ना। पिछले कुछ सालों में पूरे देश भर में जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, डेवलप हुआ है, तो वो ट्रिमेंडस चेंज है। तो जो सालों में चेंज देखने को मिलते थे, वो अब फ्रिक्वेंटली चेंज देखने को एक मिल बॉडी है यहाँ पे शायद डीएमआईसी, ऐसा कुछ है क्या? डीएमआईसी करके कुछ डीएमआईसी इज डिफरेंट, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, वो एक अलग है। लेकिन ये उसी का पार्ट है क्या, मतलब? बेसिकली उसमें 8 इंडस्ट्रियल नोड डेवलप हो रहे हैं डीएमआईसी के अंदर। डीएमआईसी एक दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर गवर्नमेंट बना रही है, एक एक्सप्रेसवे बना रही है, ओके। जिसकी वजह से बहुत सारा इम्पैक्ट इंडस्ट्री के ग्रोथ और ट्रांसपोर्टेशन को मिलेगा। तो उसके लिए ये क्या कर रहे हैं, दिल्ली से लेकर के मुंबई तक इन्होंने 8 एरिया आइडेंटिफाई किए हैं। ओके, इस बीच में, इस रूट पे। हाँ, राजस्थान में भी किया है, ओके। हरियाणा में भी किया है, गुजरात में भी किया, इवन मध्य प्रदेश का भी एरिया इन्होंने, जो उज्जैन, धार, पीथमपुर वाला एरिया है, उसको आइडेंटिफाई किया है। तो ये धुलेरा कहीं ना कहीं उसी का सेंटर है या ऐसा कुछ है? धुलेरा एक सबसे बड़ा नोड है इस पूरे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के ऊपर। ओके, डीएमआईसी का। हाँ, जो 920 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में है। और सबसे बड़ी बात, जो 7 नोड है वो पहले से एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन धुलेरा एग्जिस्ट करता नहीं था। नहीं था। ये एकदम न्यू बन रहा है। हाँ, ये पूरा का पूरा जीरो स्क्रैच लेवल से और है। बाकी के सिर्फ इम्प्रूव होंगे या बेटर डेवलप होंगे? जी जी, जैसे मैं अगर उज्जैन, धार और पीथमपुर की बात कर रहा हूँ, तो पीथमपुर ऑलरेडी इंडस्ट्रियल एरिया है ना। उज्जैन ऑलरेडी डेवलप है, धार ऑलरेडी डेवलप है। तो इन तीनों को मिलकर के एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को और डेवलप कर रहे हैं, फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, और उसको डीएमआईसी से कनेक्ट कर रहे हैं। ओके। मतलब ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और उसका एक पार्ट है धोलेरा, उसको कनेक्ट कर दिया मतलब उससे, ताकि ट्रांसपोर्टेशन हो। बेसिकली डीएमआईसी आप कह सकते हैं एक कनेक्टिंग पाथ है जो पूरे इस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को सर्व करेगा। तो ये मतलब इंडस्ट्री वाले लोग ही समझ पाएंगे या आम लोगों के लिए भी कुछ काम का है? सर, जब भी कोई इंडस्ट्री आती है, जब भी कोई इंस्टीट्यूट आता है, तो वो एक अकेले सेक्टर को इम्पैक्ट नहीं करता, वो ओवरऑल इकोनॉमी को इम्पैक्ट करता है, वो वहाँ पर की जैसे कुछ होता है ना कम्युनिटी कि को इम्पैक्ट करता ये है। जो नया डेवलपमेंट हो रहा है, ये जैसे जीआईडीसी होती है, रिको एरिया बनते हैं जैसे राजस्थान में, यहाँ जीआईडीसी बनता है, उस तरीके से होता है। एक तो इंडस्ट्री खाली बनेगी,
या रेजिडेंस को भी वहाँ बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा या बाकी वहाँ पर हर चीज़ को मिलेगा। जब सर इंडस्ट्री आएगी तो साथ में वो लोगों को लेकर के आएगी, और जब लोग आएंगे तो बहुत सारी इकोनॉमी को अट्रैक्ट करते हैं। ओके मतलब सब कुछ उसमें ऑटोमेटिकली कनेक्ट जी हो जी जाएगा। आम आदमी अगर मेरे जैसा छोटा आदमी कोई सोचे कि वहाँ कुछ लेना चाहिए तो इन्वेस्टमेंट करने के सही तरीके क्या है? मतलब रियल एस्टेट में जैसे आप तो समझ गए कि 2020 में या 19 में ही आके बैठ गए अपना डेरा जमा लिया आपने। जी जी हर आदमी इतना दूरदर्शी तो होता नहीं है। अभी जो लोग देख रहे हैं या जो लोग समझना चाह रहे हैं, जो समझ रहे हैं, सही तरीका क्या है रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का? सर पहले तो आपको अपना खुद का पर्पस आइडेंटिफाई होना चाहिए कि आप इन्वेस्ट क्यों कर रहे हो। ओके ठीक है ना, क्योंकि जब तक आपको वो क्लैरिटी नहीं है तो फिर इन्वेस्टमेंट का आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे। ओके ठीक है, फिर आपको बेसिक समझना चाहिए जो इन्वेस्टमेंट का थंब रूल है कि आप इन्वेस्टमेंट करने कहाँ जा रहे हैं। ठीक है ना, एक सैचुरेशन वाली प्रॉपर्टी के अंदर या एक वहाँ जहाँ पे अभी सैचुरेशन बहुत दूर खड़ा है। ओके जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आज मैं यहाँ कोई भी एक ऑफिस फ्लोर खरीदता हूँ तो उसकी एक नेचुरल ग्रोथ है, 4 साल 5 साल 6 साल और डबल जा सकता है, नेचुरल ग्रोथ है। ओके ठीक है, जो इन्फ्लेशन रेट है जो है इंडिया का वो उसको बीट करके थोड़ा सा ऊपर निकल सकती है। ओके लेकिन जितने भी ग्रोइंग एरिया हैं, जैसे कि मैं अभी एक एग्जांपल देता हूँ, अभी आपको पता होगा कि अहमदाबाद को कॉमनवेल्थ गेम का जो है पॉइंट बनाया। हाँ, यहाँ पर कॉमनवेल्थ गेम होंगे, इवन प्लानिंग चल रहा है कि ओलंपिक भी यहाँ होंगे 2036 के। तो जब कॉमनवेल्थ गेम आ रहा है, एरिया आइडेंटिफाई हुआ तो ईयर क्या है सर उसका, कॉमनवेल्थ गेम का कुछ? 30। ओके हाँ, ठीक है। तो अब जब कॉमनवेल्थ गेम होंगे तो वहाँ पर क्या है, पूरा का पूरा एरिया आइडेंटिफाई किया है कि यहाँ पे स्पोर्ट कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे, तो तमाम सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, होटल्स बनेंगे। अब आप समझिए कि आज वहाँ कुछ नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति इन्वेस्ट करेगा तो निश्चित तौर पे उसको मिलेगा। सेम हम धुलेरा की तरफ देखते हैं कि धुलेरा में अभी टाटा आ रहा है, 20,000 लोगों की हमें माइग्रेशन दिख रही है कि आएगी उनकी एंसिलरीज इंडस्ट्रीज़ के माध्यम से। तो जो व्यक्ति जा कर के आज वहाँ निवेश करेगा तो निश्चित तौर पे उसको एप्रिसिएशन मिलेगा, फास्ट एप्रिसिएशन मिलेगा। तो किस टाइम पे जा रहे हैं, क्या पर्पस लेकर के जा रहे हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट। मतलब जहाँ कुछ नहीं है, जहाँ शुरुआत हो रही है वहाँ पहले पहुँची। हाँ, और धोलेरा का वो अभी सही टाइम है। जी जी जी। ऐसा अभी भी कंपैरिजन होता है कि दुबई में लोग इन्वेस्ट करते हैं। ऐसा मैं जब भी वीडियोस देखता हूँ ना धोलेरा के रिलेटेड, मैंने 20 से ज़्यादा केस स्टडीज़ देखी होंगी धोलेरा पे। मैंने भी एक केस स्टडीज़ बनाई है तो उसमें मैंने भी बोला है कहीं ना कहीं कि दुबई की चमक बहुत देख ली, अब धोलेरा को भी देखो। जी, लेकिन दुबई के जब अपन वीडियोस देखते हैं तो वहाँ ऐसा दिखता है कि एनुअल 10% 12% का रेंटल इनकम, प्रॉपर्टी में बहुत बड़ा एप्रिसिएशन। किसी ने पिछले साल लिया था, अब वो बोल रहे हैं, ऐसा दावा करते हैं कि भाई हमारा तो 2 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट था वो अब 4 करोड़ हो चुका है। और मतलब मिनिमम 10-12% रेंटल इनकम तो है ही है। वो सिचुएशन धोलेरा में हो सकती है? सर धुलेरा में आज भी दुबई से बेहतर सिचुएशन है। अच्छा, अगर आप मेरे से पूछना चाहेंगे इस बारे में, क्योंकि पिछले 5 सालों में मैं कई बार दुबई भी गया, रियल एस्टेट में मेरा भी मन था कि हम धुलेरा कर रहे हैं, हम दुबई भी करते हैं। ओके, डीडी। हाँ, डीडी, दुबई टू धुलेरा, धुलेरा टू दुबई। जी। तो मैंने बहुत एनालिसिस किया। ओके। मैं वहाँ के तमाम बड़े डेवलपर्स जो हैं उनके यहाँ पे गया, विज़िट किया, देखा, चीज़ों को समझा, जो रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं उनसे भी समझा। देखिए क्या है, दुबई आज के टाइम में एक माइंडसेट बन गया है। ओके। ठीक है, धुलेरा भी माइंडसेट बनना बाकी है, क्योंकि अगर मैं कहूँ कि अवेयरनेस की कमी है तो बिल्कुल है। ओके। लोकल आप अहमदाबाद में जाएंगे तो आपको बहुत सारे लोग आपको ये कहते मिल जाएंगे धुलेरा, पता नहीं। अभी रिसेंटली मैं आपको एक वाक्य बताऊँ, मेरे कोई एक क्लाइंट हैं बिहार से, उन्होंने यहाँ पे डील किया और डील करने के बाद उनको बिहार इलेक्शन, अभी पीछे 2-3 महीने पहले बिहार इलेक्शन थे, तो यहाँ कोई आईएएस पोस्टेड हैं गांधीनगर में, और उनकी मुलाकात हुई इलेक्शन में। तो उन्होंने पूछा कि भाई कैसा क्या चल रहा है, कहाँ हो आजकल पोस्टेड। तो उन्होंने बताया कि मैं गांधीनगर में गुजरात में पोस्टेड हूँ। तो जो मेरे इन्वेस्टर थे उन्होंने कहा मैं रिसेंटली अभी आया था गुजरात, आपके धुलेरा विजिट करके आया, बहुत बढ़िया लगा, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, मैंने तो वहाँ लैंड भी खरीदी है अभी। वो कहते तुम कहाँ जाके फंस गए, ओह, हाँ। धुलेरा में तो कुछ होना ही नहीं है। ओके, और वो आईएएस हैं जो ये बोल रहे हैं? हाँ, ओके।
तो बिकॉज ऑफ नॉलेज जो है अभी भी ब्लर है लोगों के लिए। तो ये एक बड़ी जो है मैं देख रहा हूँ कि गैप है कि अभी भी लोगों को ये मैसेज नहीं पहुँच पाया है कि धुलेरा में एग्जैक्टली क्या होने वाला है और क्या हो चुका है। और क्या रीजन है इसके? मतलब 5 साल इवन 15 साल से कहीं ना कहीं ये प्लानिंग फेज में तो जा चुका है। इसमें थोड़ा गवर्नमेंट को मैं कहता हूँ और थोड़ा प्रमोशंस और मार्केटिंग पर ध्यान देना चाहिए, थोड़े और इंफ्रास्ट्रक्चर पर और तेज़ी से काम करने की आवश्यकता है। आप जैसी जो बड़े दिग्गज कंपनियां हैं उन लोगों हम लोग भी कर रहे हैं ऑलरेडी। अगर मैं अपनी बात करूं तो हमने करीब 8 लाख से ज़्यादा लोगों को अभी तक अवेयर किया है। ओके। हाँ, लेकिन हमारा फोकस मोस्टली अदर देन गुजरात होता है। हाँ, क्योंकि गुजरात में लैंग्वेज बैरियर है हमारे लिए, तो हमारी कोशिश रहती है कि हम ज़्यादातर हिंदी भाषी राज्य जितने भी हैं या दूसरे प्लेसेस हैं वहाँ पे अवेयर कर रहे हैं। ओके, मतलब गुजरात का माल आप दूसरों को बेच रहे हैं। तो मैं आपकी बात पे दोबारा आ रहा हूँ, जी। जो हम दुबई से कंपैरिजन कर रहे थे। दुबई जो लोग कहते हैं कि ग्रोथ है, तो मैं धुलेरा में बताना चाहूँगा पिछले 5 साल में आप कोई भी टाउनशिप उठा के देख लीजिएगा दुबई का। 1 मिलियन होगा, 2 मिलियन हो गया होगा, 1.5 मिलियन होगा तो 3 मिलियन हो गया होगा आज के टाइम में रेट, पिछले 4 साल में। धुलेरा में एवरेज 5 to 6 टाइम, इवन इससे ज़्यादा भी कई एरिया में ग्रोथ गया है। तो हम कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं दुबई को और धुलेरा को? 5 to 7 टाइम्स यस, ग्रोथ गया है। आपके मित्र हैं, उनको बहुत अच्छे से पता है, इन्होंने धुलेरा में लैंड ले रखे हैं भाई साहब हमारे। तो 5 to 6 टाइम गया है एवरेज लास्ट 4 to 5 ईयर में। यदि आप रेंटल यील्ड की बात करें तो आज भी धुलेरा में आप जाइए, लकड़ी के मकान बने हुए, खपरेल के मकान बने हुए, उनका किराया 20,000, 25,000, 30,000 रुपये, 2 कमरे किचन लैट बात का। जाके आप पता कीजिए। तो हम रेंटल यील्ड वहाँ से कैसे कंपैरिजन कर रहे हैं? तो फिर मतलब दुबई में मुझे लगता है इंडिया से, मतलब मेरे को आंकड़ा भी नहीं समझ में आएगा, इतना पैसा जा रहा है। यस, है ना? रुकना चाहिए। फिर तो धुलेरा में अगर ये समझ में आ जाए लोगों को, यस, तो ये तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। 5 to 7 टाइम मतलब बहुत होता है, अनबिलीवेबल है एक्चुअली। मैं ये नहीं कहता कि आगे भी ऐसा रहेगा, लेकिन पीछे ऐसा हुआ है और आगे इससे बेहतर होने की गुंजाइश इसलिए है कि अभी तक तो सिर्फ रोड रास्ते बन रहे थे, अब वहाँ लोग आना शुरू हो गए। बिल्डिंग्स तो अब दिखेंगे, अब दिखेंगे, तो अब ग्रोथ के जो चांसेस हैं और तेज होंगे। तो इससे तो ये भी क्लियर होता है सर कि जो 5 साल पहले वहाँ स्टेबल हो गए वो तो हो गए, ठीक है, लेकिन अभी भी नए लोगों की लिए अभी तो या सर नए लोग शुरुआत बहुत हुई है, opportunity अभी तो शुरुआत हुई जितने है। लोग वहाँ जाए, जो वहाँ रियल एस्टेट का बिजनेस करना चाहे, उनके लिए तो बहुत बहुत मतलब बहुत बिल्कुल better बिल्कुल, opportunity अभी तो जस्ट बिगिनिंग है मैं कहूँगा। है। अभी तो 20 साल हैं जब इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार बनते जाना है, चीज़ें नई बनती जाना है, नई चीज़ें आती रहेंगी, हर रोज़ नई अनाउंसमेंट हो रही है। आप पिछले 1 महीने का उठा के देखिए, आपको पता चलेगा आज इस कंपनी का टाइप। मोटा मोटी ऐसे बताइए कि क्या खासियत है, मतलब धुलेरा चलिए एक गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, इसमें DMIC कॉरिडोर में आता है, गुजरात गवर्नमेंट का ड्रीम प्रोजेक्ट है या मेन फोकस्ड प्रोजेक्ट है, इसके अलावा वहाँ लोगों को और क्या, जैसे इंडस्ट्री के लिए सी और ये सब चीज़ों की होता है कि वो सी ट्रांसपोर्ट भी अवेलेबल हो, ऐसे ऐसे मेन मुद्दे क्या है वहाँ पे, मतलब जिससे ये बहुत सर special देखो, बन मैं आपको ना अगर एक सिंपल शॉर्ट अगर इसका पूरा एक कंक्लूजन ला करके दूँ कि क्या है, और भी शहर हैं, थोड़ा डिटेल में। हाँ और डिटेल में मैं आपको दूँ। सर इंडिया में ना आप किसी भी जगह को उठा करके देखिए, जी। 3 चीज़ों की कमी रही है जो मेरी समझ कहती है। वो 3 चीज़ें क्या हैं? वर्ल्ड क्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर, एनवायरनमेंट और पॉलिसीज़, ओके ये 3 चीज़ों की कमी रही। ओके इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखिए, कहीं ना कहीं आप जब आज से 10 साल पहले जा कर के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर में हम कितने पिछड़े हुए थे। आज रोडें बहुत अच्छी बन गई हैं, आप नॉर्थ से लेके साउथ चले जाइए, ईस्ट से लेकर के वेस्ट चले जाइए, इंडिया में ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पर हाईवे और इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम नहीं हुआ। बहुत तेज़ी से काम हुआ है। इस बात में आप गडकरी साहब की जितनी तारीफ़ करें, गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की तारीफ़ करें, उतनी कम है। ओके ट्रिमेंडस चेंज आया। लेकिन सिटी लेवल पे हम देखें तो जब देश के लेवल पे कमी थी तो सिटी लेवल पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी। ओके तो ये शहर को ये प्लान करके बनाया गया है कि पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमी ग्रोथ कैसे कर रही है। आप देखो दुबई में क्या हुआ, अगर आप गौर से देखेंगे तो 3 चीज़ों पे काम हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुआ, वर्ल्ड क्लास का एनवायरनमेंट क्रिएट किया। आप देखिए पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी के लोग वहाँ पे आके व्यापार कर रहे हैं, चाहे वो यूक्रेन हो, चाहे वो रशिया हो,
चाहे एशियन कंट्रीज़ हों, चाहे यूरोपियन कंट्रीज़ हों, सबका मिड पॉइंट बन 200 से ज़्यादा देश सारे सब हाँ। सब मिल गए। तो वो उन्होंने इन्वायरमेंट क्रिएट किया, ओके। पॉलिसीज इस तरीके की बनाई कि इजीली कोई भी व्यक्ति आकर के बाहर से बिजनेस कर सके, एक इकोसिस्टम बनाया। आज दुबई पिछले 65-70 सालों में कहाँ पहुँच गया? इन्हीं 3 चीज़ों पे काम करके। आप शंघाई को देखिए, आप और तो सिंगापुर को देखिए। सिंगापुर के अंदर लगभग मैं समझता हूँ, अगर आप इसको गूगल करेंगे, सर्च करेंगे, तो समथिंग 80-85 ईयर्स की मैक्सिमम हिस्ट्री होगी। मलेशिया से अलग होकर के बना। मलेशिया इस्लामिक कंट्री है। सिंगापुर जाते हैं आप, कई ऐसे लोग भी हैं जो मलेशिया और सिंगापुर से डेली अप डाउन भी करते हैं। लिबरल है वो। उन्होंने क्या किया? एनवायरनमेंट बनाया वर्ल्ड क्लास का। सिंगापुर को आज के टाइम में वो फाइन सिटी बोलते हैं। क्यों? वहाँ पे हर चीज़ को करना है। जैसे आपने कुछ भी गलत किया, आपने कहीं कचरा फैलाया, लिटरिंग किया, कुछ भी, तो आपको फाइन, बहुत सारे मेजर फाइन्स देने पड़ते हैं। तो कहते हैं कि फाइन लगा लगा करके फाइन कंट्री बन गया। ओके। आज इंडियन करेंसी से आप कंपैरिजन करिए, अराउंड 60 के आसपास डॉलर होगा सिंगापुर डॉलर। तो हमारी जर्नी उनकी एक ही साथ शुरू हुई। हालांकि हमारे पास इतना बड़ा देश है, तो बहुत सारे फंड्स और सारी चीज़ें चाहिए देश की इकोनॉमी को आगे चलाने के लिए। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है कि सिंपल सी जो 3 चीज़ें जिनकी कमी कहीं ना कहीं महसूस होती थी, तो गवर्नमेंट ने प्लान किया कि हम एक नया पूरा शहर बसाते हैं, यहाँ तीनों चीज़ें होंगी। ओके। इंफ्रास्ट्रक्चर होगा पहले दिन से, एनवायरनमेंट होगा इंटरनेशनल लेवल का, पॉलिसीज बनाएंगे हम इंटरनेशनल लेवल की, बिजनेस ओरिएंटेड पॉलिसी बनाएंगे। तो क्या होगा? पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी आएगी, बिजनेस आएगा। बाकी जगह से यहाँ की पॉलिसीज अलग है? जी ऑफ कोर्स, यहाँ पर टैक्सेशन में भी, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ भी, आप देखेंगे सेमिकॉन सिटी बनाने के लिए स्पेशल प्रोविज़न है। अगर आप टाटा को देखेंगे, टाटा यहाँ पर आया तो 75% सब्सिडी उनको लैंड में दिया गया है। ओके। सेमीकंडक्टर, स्पेसिफिक सेमीकंडक्टर के लिए। अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी, तो अराउंड 2 रुपये पर यूनिट का उनको इलेक्ट्रिसिटी दिया है। अब पूरे वर्ल्ड में बताइए कहाँ मिलता है 2 रुपये में इलेक्ट्रिसिटी? और ओवरऑल भी अगर कोई, सिर्फ सेमीकंडक्टर वालों के लिए है? ये सेमीकंडक्टर के लिए है, लेकिन और भी कोई इंडस्ट्री आती है तो 35% टैरिफ कम रहेगा कंपैरेटिवली अदर स्टेट और अदर सिटी। ओके, मतलब गवर्नमेंट इन सब चीज़ों में बहुत हेल्पफुल है। तो आप सोच के देखिए कि सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है यहाँ पे, वर्ल्ड क्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही, वो तो है ही, लेकिन साथ ही साथ क्या है? पॉलिसीज हैं, एनवायरनमेंट है। और आज यही कारण है कि पहले दिन से आप गवर्नमेंट के ऑफिस, एनवायरनमेंट में क्या खास है बाकी सिटीज़ की कंपैरिजन में? सर एनवायरनमेंट, तो ऐसे कहा जाता है कि वहाँ नमक ही नमक पड़ा है, सूखा सर है पूरा। मैं एनवायरनमेंट उसको नहीं कह रहा हूँ, अच्छा, हवा ओके, पानी को एनवायरनमेंट नहीं ओके कह रहा हूँ। ओके ओके, एनवायरनमेंट जो कम्युनिटीज मिलकर के बनाती है, हाँ सॉरी, ओके ओके, ठीक है ना। गुजरात वैसे ही हमेशा से लिबरल रहा है, यहाँ हर, पर वो वाले एनवायरनमेंट का क्या मतलब? ये तो ठीक है, वो जो एक्चुअल एनवायरनमेंट होना चाहिए उसका क्या? एक्चुअल एनवायरनमेंट, आप मौसम की अगर बात कर रहे हैं तो थोड़ा गर्म रहता है निश्चित तौर पर दुबई से कम रहता है। ओके। पर दुबई में ऐसे बोलते हैं ना कि बहुत लग्जरी लाइफ है, वहाँ अभी तक इतने बड़े मॉल्स नहीं बन पाए होंगे। सर देखिए, अगर हम अगले 65 साल की ओर देख रहे हैं, दुबई की हिस्ट्री भी सर मुझे लगता है 60-65 साल नहीं, 25-30 साल की ही है। नहीं, मतलब ये वाली जो ग्रोथ वाली जो है, देखिए सर क्या है ना, 1990 के वो फोटोज दिखते हैं, वो तो बहुत एकदम वीरान जंगल ही जंगल, मतलब जमीन ही जमीन पड़ी है। अब एयरप्लेन भी जब रनवे पे आता है तो पहले तो उसकी स्पीड 50-100 ही होती है, धीरे धीरे थोड़ा वो स्पीड पकड़ता है। तो ऐसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर की उनकी भी एक इनिशियल स्टेज थी, आज धुलेरा की भी एक इनिशियल स्टेज है, और जैसे ही ये यहाँ से पिक करेगा तो इसकी भी रॉकेट की स्पीड होगी। पिछले 5 सालों में आप बन गए धुलेरा के टॉप मोस्ट, मतलब एकदम नामचीन, अच्छे, मजबूत, ट्रस्टवर्दी डेवलपर्स में से एक है आप लोगों के प्यार ने बनाया, अनडाउटेडली। मेरे जैसा बंदा, जैसे आपने बताया कि बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अभी भी लोगों तक चीज़ें पहुंची नहीं है जी, मेरे जैसा बंदा 24-25 साल का लड़का इस इंडस्ट्री में आना चाहे, तो जो इन 5 सालों में आपने जो सीखा या समझा, उसे ऐसे क्या 5 चीज़ें करे कि वो भी अगले 5 साल में आपके जैसे लेवल पे पहुंच जाए और धुलेरा के भी ग्रोथ का पार्ट बन जाए? सबसे पहले तो डिसीजन कि कहीं से तो शुरू करना है। ओके, यू हैव टू स्टार्ट, मतलब मुझे शुरू करना है, हाँ, कि मुझे रियल एस्टेट करना है और धुलेरा से करना है। यस। अब मैं क्या 5 चीज़ें करूं कि मैं सफल हो जाऊंगा? सबसे पहले तो स्टार्ट में बहुत सारे लोग आते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे साथ में उस समय में थे जब हमने शुरुआत किया, वो चले गए। 2020 में, हाँ, 2019-20 की बात करूँ, आए चले गए।
तो ये आने जाने का गेम नहीं चलेगा, ये करने का गेम है। ओके, मतलब एक डिसीजन लेना पड़ेगा। कभी भी चीज़ होती है या नहीं होती है, ओके बीच का कुछ नहीं होता, या तो करना होता है या नहीं करना होता है। ओके तो जो व्यक्ति इनसाइड आउटसाइड ऐसे कर रहा है वो नहीं कर पाएगा। फोकस्ड हो करके आपने डिसीजन लेना पड़ेगा कि करना है। ओके जब करना है ये आपका डिसाइड हो गया, ठीक। तो दूसरी बात आती है कि कैसे करना है। वहां से शुरू होता है गेम नॉलेज का, जो आपके पास होनी चाहिए। मल्टीपल सोर्सेज से आप गेन कर सकते हैं। और मैं तो आपके माध्यम से कह रहा हूँ, जिसको भी चाहिए, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं कि आप मेरे साथ आकर के कीजिए। मैं सभी व्यक्ति से कहता हूँ, यदि धोलेरा को बहुत अच्छे से समझना है, जानना है, हम अपनी जो भी छोटी मोटी समझ के माध्यम से जो बेहतर बता सकते हैं, जो बेहतर टूल्स और इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड कर सकते हैं, वो हमने ऑलरेडी तैयार किए हैं। तो ताकि आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ में ना जाना पड़े, ईजी वे में आपको ऑलरेडी जो स्टडी हुई है वो सीधी मिल जाए। सीधी मिल जाए। ठीक है। तो आप नॉलेज लीजिए, लीगलिटीज़ को समझिए कि जब आप एक स्टेट में जाते हैं तो वहाँ का लीगल फॉर्म क्या होता है। हर स्टेट का अलग अलग चीज़ें। आपको पता ही है, इंडिया में हर स्टेट का अपना रेवेन्यू का लॉ है, उसको समझिए आकर के। ठीक है। उसके बाद फिर ये समझिए कि जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है फेज वाइज, तो कहाँ इन्वेस्टमेंट करना अच्छा है, कहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे तो लॉन्ग टाइम के लिए करना है, कहाँ हमको शॉर्ट टाइम के लिए करना है, ट्रेड कैसे है। तो बिजनेस का नेचर समझिए, उसके बाद फिर शुरुआत कीजिए। जैसे भी आपको लगता है आपके पास कुछ फंड्स हैं, आप उनको इन्वेस्ट करके। डिसीजन हो गया, नॉलेज हो गया, फिर एक पर्टिकुलर सिलेक्शन की ज़रूरत आ गई। लीगल हो गया, हाँ लीगल हो गया, फिर पर्टिकुलर सिलेक्शन हो गया, उसके बाद एक्शन हो गया। ओके। जी। जैसे दुबई में बहुत सारे लोग चैनल पार्टनर बन जाते हैं, है ना। कोई एक बड़ा डेवलपर है और एक दो नाम है मेरे ध्यान में, वो लोग 2 साल पहले चैनल पार्टनर थे और आज वहाँ के सबसे बड़े डेवलपर बन गए। यस ऑफ ऐसी अपॉर्चुनिटी है? यस, बिल्कुल धोलेरा में भी है। ओके, कि मैं आज आपका चैनल पार्टनर बन जाऊँ। सर और कल मेरे को मेरे संज्ञान में बहुत सारे लोग हैं। इवन हमारे साथ बहुत सारे लोगों ने शुरू किया एज अ चैनल पार्टनर थे, एसोसिएट पार्टनर थे, बिजनेस पार्टनर थे। आज वो अपनी खुद की कंपनियां रन कर रहे हैं और हमें बहुत खुशी होती है कि ये अच्छा हुआ, ये बंदा बहुत बढ़िया कर रहा है। उनमें से कुछ बहुत बेहतर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि मुद्दा ये नहीं कि आपने शुरू कहाँ से किया, मुद्दा ये है कि आप जाने वाले कहाँ हो, आपकी प्लानिंग क्या है। अगर आप एथिकल कर रहे हो, आप कंटिन्यूसली अपने क्लाइंट्स को सेटिस्फाई कर रहे हो एज अ चैनल पार्टनर, डजेंट मैटर यू आर अ डेवलपर और यू आर लैंड बैंकर, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं भी किसी दिन आया था तो एक ही प्रोजेक्ट से शुरू किया था। ओके, आपने आते ही अपना प्रोजेक्ट लेके शुरू किया? जी, मैंने अपना प्रोजेक्ट लेकर के शुरू ओके। और उस टाइम पे तो आपने उस टाइम गुजरात फोकस किया या उस टाइम भी फोकस आपका बाहर? मेरा बाहर ही था। ओके, तब तो बहुत मुश्किल होती होगी सेल करने में। हाँ बिल्कुल, 100 लोगों को लेके आते थे, एक क्योंकि या दो आज कोई अगर समझ 100 में आते लोगों थे। को पता है तो तब तो 2-5 लोगों को ही पता होता होगा धोलेरा के बारे में, या शायद किसी पता को ही नहीं था, वो तो हम लाते थे, बताते थे, वो कहते मिट्टी तोड़ रही है और क्या है। जबरदस्ती ला रहे थे तो एक तरीके उस समय समझाना बहुत चैलेंजिंग था। अभी मार्केट बहुत इजी है, इसलिए पहले जो एफर्ट थे वो अब लग ही नहीं रहे। अब तो लोग समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, दे वांट टू इन्वेस्ट, बट वो ढूंढते हैं कि कोई राइट ट्रैक मिले, कोई राइट पर्सन मिले जो उनको सही डायरेक्शन दे, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें एक इन्वेस्टर और चाहता अब जो आपके साथ इन पिछले 5 सालों में जितने भी इन्वेस्टर आए होंगे, कहीं ना कहीं उन्होंने वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ पे तो ट्रस्ट किया ही किया, आपके भी मतलब पर्सनली आपकी कंपनी पे, आप पे, सिस्टम पे ट्रस्ट है। किया। बिल्कुल बिल्कुल। 5 साल बाद, मतलब आज जो धोलेरा है, 5 साल आपको यहाँ हो गए, आने वाले 5 साल में धोलेरा की जो क्लियर, अब तो पहले ब्लर भी नहीं दिख रहा था, अब तो दिख रहा है। अब दिख रहा है। हाँ। 5 साल बाद कितना एचडी, मतलब कितना हाई क्वालिटी में दिख रहा है आपको? सर मैंने आपको बोला कि 5 साल लगे ग्राउंड पे उतरने में, अगले 2.5 साल के अंदर आप देखेंगे चीज़ें बहुत तेज़ी से बदलेंगी। लोग यहाँ पे काफ़ी सारे माइग्रेट कर जाएंगे, ठीक है। आपको इंटरनेशनल यहाँ पे लोग देखेंगे धोलेरा के अंदर। ओके। हाँ, क्योंकि टाटा के साथ ताइवानीज कंपनी पार्टनर है, हाँ तो ठीक है। और बहुत सारी एंसिलरीज कंपनीज हैं जो आ रही हैं बाहर से, तो उनके टॉप इंजीनियर्स, तो एक जो कम्युनिटी की हम बात कर रहे थे ना, इन्वायरमेंट बनेगा,
कम्युनिटी से, डिफरेंट कल्चर से। तो धुलेरा में वो कल्चर और कम्युनिटी बहुत जल्दी आपको दिखने वाली है, विद इन अ शॉर्ट टाइम ऑफ स्पान। दुबई को और धुलेरा को आपने दोनों चीज़ों को देखा, जैसे आपने बताया कि दुबई भी आना जाना हुआ, उस मार्केट को भी समझा। अपने इंडिया में ऐसा क्यों नहीं हो पाता कि जैसे दुबई हो गया, जैसे शंजन हो गया, जैसे सिंगापुर हो गया? मुझे तो मतलब दूर दूर तक कहीं नहीं लगता कि धुलेरा में ऐसा कुछ हो सकता है, मतलब इतने देशों के लोग आके यहाँ इन्वेस्ट करें। हालांकि दुबई से धुलेरा बहुत बड़ा है, एरिया वाइज देखें तो पर्टिकुलर दुबई से शायद साइज़ में बड़ा है। हाँ जी, लगभग। हाँ, लेकिन गवर्नमेंट वो एनवायरनमेंट बना सकती है कि मतलब 200 कंट्री के लोग यहाँ इन्वेस्ट कर लें। सर ये प्लान ही उसलिए किया है, मैंने आपको 3 चीज़ें इसीलिए बताई कि अभी इंफ्रास्ट्रक्चर तक जो आपके रिक्वायर्ड कितने था। फॉरेन क्लाइंट्स हैं? सर मेरे काफ़ी सारे हैं। अच्छा, हम हर महीने कोई ना कोई इंटरनेशनल क्लाइंट हमारे यहाँ विजिट करते कितने कंट्रीज़ के लगभग होंगे अलग अलग, मतलब अगर हैं। 9 बात से करें? 10 कंट्री। ओके, जी। मतलब विदेशी लोग आ रहे हैं यहाँ पे? विदेशी तो आ ही रहे हैं, बाकी इंडियन एनआरआईज हैं। नहीं वो तो ठीक है सर, समझ के, पर कोई ये बाहर का है क्या? ये ठीक नहीं है, बहुत बढ़िया है। नहीं वो इस ठीक है, बात मान पे लिया कि वो बढ़िया चीज़ है, मुझे एनआरआईज लगता आ है, रहे हैं, क्योंकि मुझे एनआरआईज तो सब जगह, जैसे गुड़गांव में भी मेरे नॉलेज में बहुत है कि एनआरआईज का इन्वेस्टमेंट है, बेंगलोर में बहुत एनआरआईज का इन्वेस्टमेंट है, बहुत सारे अलग अलग स्टेट में अलग अलग लोकेशंस पे है। जब हम इस बात पे आए पर हैं तो मैं धुलेरा थोड़ा सा की पॉज अगर लूंगा, बात है, मैं पॉज लूंगा आपके साथ इस बात पे। आपने बात की है तो बड़ी अच्छी बात की है। मैं इसको थोड़ा सा ना आपको आपके माध्यम से इस बात को बताना चाहूँगा, एनआरआईज क्यों आ रहे हैं। नोएडा में चलो इंस्टेंट रेंटल मिल रहा है, इट्स ओके, उनको इन्वेस्ट करना है, चलो कमर्शियल कर दिया, ये कर दिया। धुलेरा में तो अभी ऐसा नहीं है, बंजर ज़मीन है, फिर भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। उसका मैं आपको कारण बताता हूँ। मैंने कई पिछले 6 महीने साल में कई सारे एनआरआईओ से बात की, ओके, आप क्या देख रहे हैं, ताकि मैं इंसाइट्स ले सकूँ कि ये क्यों आ रहे हैं। तो वो कहते हैं एक टाइम था जब इंडिया में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, ओके, ग्रोथ की बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं थे। तो क्या था कि हम बाहर जाते थे, यूएस में जाते थे। कई मेरे गुजरातियों से डिस्कशन हुआ है जो बाहर यूएस में बहुत सारे हैं। तो कहते हैं वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ बहुत थी। अगर मैं स्केल पर इसको मीज़र करूँ तो मान के चलो उस समय इंडिया अगर 10 पे था तो वहाँ पे 50-60 पर थे वो कंट्रियाँ ग्रोथ के मामले में। तो वहाँ दिखता था कि 100 तक ईजी पहुँचा जा सकता है। अब क्या है, वहाँ पर सैचुरेशन की ओर बढ़ रहा है, लेकिन इंडिया नेक्स्ट इकोनॉमिक का हब बनने जा रहा है। आज यहाँ कोई भी धंधा आप किसी भी सेक्टर में किसी भी लाइन में शुरू करते हैं, वो व्यक्ति ग्रो करेगा ही करेगा अगले 10 साल में। ओके, ये अगले जो डिकेड है पूरा, अगले 2 डिकेड जो हैं वो पूरे इंडिया के हैं। अब उनको लगता है कि वो सही समय है जब अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया में आ रही हैं जो आज से पहले नहीं थी, अब है। तो ये जो माइंडसेट चेंज होना शुरू हुआ है, ये इंडिया के लिए बहुत हेल्पफुल है, पूरी इकोनॉमी के लिए बहुत हेल्पफुल है, धुलेरा के लिए हेल्पफुल है। तो अब यहाँ के लिए माइंडसेट अलग है। यहाँ के लिए सिर्फ इन्वेस्टमेंट माइंडसेट नहीं है, यहाँ के लिए अगले लेवल का ग्रोथ माइंडसेट है जो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं उनके लिए। ओके, कि वो मैं यहाँ बात कल को इंडस्ट्रीज करें या कुछ खुद के बड़े प्लांट्स लगाएं, या ये बहुत बड़ा कुछ होने वाला है करके वो सोच के आए हैं। सर और आप बाकी सोचिए, जगह सिर्फ इन्वेस्ट किया और इनकम ले रहे हैं, रेंटल इनकम आ रहा है, वो छोड़ आपने एनवीडिया का नाम सुना है? बिल्कुल। अभी आजकल बड़ा चर्चा में है एनवीडिया के बारे में। अभी मैं कहीं एक न्यूज़ में देख रहा था कि करीब 195 जो कंट्रीज़ हैं उनकी इकोनॉमी के बराबर उसकी नेटवर्थ है। ठीक है, हाँ, सब छोटे 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 सब मिला दे दो। 4.5 ट्रिलियन समथिंग कुछ उसकी वर्थ है। अगर मैं इंडिया से कंपैरिजन करूं तो इंडिया की जितनी जीडीपी है उतना उतने उसका हुआ है। वैल्यूएशन है। उसका बैकग्राउंड क्या है? सेमीकंडक्टर। धुलेरा में इंडिया की पहली फैब सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री लग रही है। इट विल ट्रांसफॉर्म ऑल द इकोनॉमी ऑफ इंडिया। ओके, आई एम 1000% श्योर। मतलब इंडिया में अभी सिर्फ आप धुलेरा में काम कर रहे हैं इसलिए नहीं, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। जेन्युइनली मतलब ये बताइए कि इंडिया में रियल एस्टेट का ओवरऑल स्कोप क्या है? ओवरऑल बहुत बढ़िया है। ये कई ट्रिलियन की इंडस्ट्री होने जाने वाली है अगले 2 से 3 साल के अंदर, 2030 तक। अगर मतलब कोई कहीं भी है भारत में वो रियल एस्टेट का शुरू करे, सबसे बेस्ट टाइम बेस्ट पीरियड चल। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी अगर धुलेरा की तरफ आप देखते हैं, यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ इसलिए ज़्यादा हैं क्योंकि यहाँ नेक्स्ट लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, दैट्स व्हाई। अगर आप पिछले 4 साल में देखेंगे ना, आप दुबई की बात कर रहे थे, तो मैं आपको कहूँगा आप इस पर एक रिसर्च कीजिएगा। ABC तीनों कैटेगरी के आप शहर में जाइए, पिछले 4 साल में ऐसा कोई शहर ही नहीं है
जिसमें इंडिया में ग्रोथ ना आई हो और दुबई से ज़्यादा ना आई हो। ओके, मतलब फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो माइंडसेट बेचा जा रहा है और लोग उस माइंडसेट के ट्रैप में हैं। लेविश लाइफ, गाड़ियाँ, बिल्डिंग्स, वो माइंडसेट बेचा जा रहा है। वही लेविश लाइफस्टाइल यहाँ बेची जाए तो मतलब यहाँ इंडिया में जितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो कहीं नहीं है। एबीसी आपने बोला, उससे याद आया कि वो एक धुलेरा में एबीसी बिल्डिंग बहुत चर्चित है। हाँ, ABCD, क्या है वो? एबीसीडी? यस, क्या है वो एग्जैक्टली? एडमिनिस्ट्रेटिव बिजनेस सेंटर ऑफ फॉर धुलेरा। सब कुछ उससे कनेक्टेड है ऐसा बता? हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव के सारा वहीं से कनेक्ट है। जितना भी सेंसर्स डिप्लॉय किए गए हैं धुलेरा में, तो वो सारे सेंट्रलाइज कनेक्ट हैं। तो किसी भी चीज़ को एक्सेस वहाँ से किया जा सकता है, मॉनिटर किया जा सकता है, एक्शन लिया जा सकता है उसके ऊपर। बिजनेस की जितनी भी परमिशन चाहिए आपको, सिंगल विंडो क्लियरेंस, वो आप वहीं से ले सकते हैं। सिंगल विंडो का मतलब क्या? मतलब कैसे? जैसे आप एक इंडस्ट्री लगाने जाते हैं तो आपको मल्टीपल डिपार्टमेंट से NOC चाहिए होती हैं, लगभग 27 to 30 NOCs फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट। आप धुलेरा में इंडस्ट्री लगा रहे हैं तो सिंगल विंडो क्लियरेंस है, आपने एक जगह पुटअप किया, वहीं से सारे इंटरनल डिपार्टमेंट से परमिशन हो गया, आपको एक ही जगह अप्रूवल मिल जाएगा। दैट इज़ सिंगल विंडो। ऐसे कुछ कुछ वीडियो में ऐसे भी लोग बोलते हैं कि धुलेरा में आप जाइए और मतलब एबीसी बिल्डिंग में जाइए और वहाँ अपने पेपर्स दीजिए, एक दिन में आपकी कंपनी ओपन हो जाएगी। ऐसा भी कुछ है क्या 24 आवर्स में? हाँ, मतलब अगर आपके कागज़ पूरे हैं, ऑफ कोर्स जो फॉर्मेलिटीज़ हैं जो करनी है आपको, वो आप करेंगे तो इजी परमिशन है। एयरपोर्ट वगैरह धुलेरा में कब तक बन जाएगा? सर बन चुका है, अच्छा, कभी भी ट्रायल हो सकता है रनवे का। मतलब रेडी है? रनवे रेडी है, कार्गो टर्मिनल रेडी है। तो फिर आपके क्लाइंट्स जो फ्यूचर में आएंगे वो सब सीधे वहीं उतरेंगे? ऑफ कोर्स, बस आप जल्दी से फ्लाइट चालू करवा दीजिए। ओके, 2010 में जब आपने रियल एस्टेट चालू किया, कैसे? मतलब रियल एस्टेट का माइंडसेट फैमिली में इससे पहले भी कोई रियल नहीं नहीं, मैं फर्स्ट जनरेशन बिजनेसमैन हूँ। ओके, आप दो तीन भाई सब मिलके रियल एस्टेट में, पूरी फैमिली है मतलब एक तरीके से? नहीं, पहले मैं ही था रियल एस्टेट में। ओके, 2019 से मैं, भाई वगैरह सारे ही लोग रियल मतलब एस्टेट। धुलेरा में खाली ज़मीन देखी और फिर सब उतर गए? हाँ, ओके, कैसे एंट्री हुई आपकी? मतलब आप कैसे एंटर हुए धुलेरा में? सर मेरे को किसी ने बताया कि ऐसे ऐसे करके रियल एस्टेट? रियल इस्टेट में बस ऐसे ही एंटर हो गया। उस टाइम मार्केट बहुत बूम में था 2010 में। ओके, मेरे कुछ दोस्त लोग इन्वेस्ट करते थे, मेरे को लगा कि यार इसमें काम करना चाहिए। स्टडीज़ वैसे कहाँ तक, कैसे, कहाँ से हुई मैं इंजीनियर हूँ ओके, बाय प्रोफेशन, CS है, इंजीनियर मतलब कौन से कंप्यूटर वाले? साइंस। ओके, तो लगा कि यार ये मार्केट बढ़िया है, इसमें काम करना चाहिए। तो ट्रस्ट मेरा ठीक था। रियल एस्टेट के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि लोग आप पर ट्रस्ट करें। ट्रस्ट कर। तो आपने पहले लोकल लेवल पे आपके खुद लोकली किया। ओके, तो मेरे रिलेटिव, पहले आदमी धंधा करना कहाँ से शुरू करता है? अपने आसपास के लोगों से। तो मेरे रिलेटिवों में मेरा ट्रस्ट था, उस तरीके का नेचर मेरा शुरू से रहा है, हेल्पिंग नेचर, सपोर्टिव नेचर। लोगों को लगता था कि ये ठीक है, इस पे भरोसा कर सकते हैं। तो मैंने 19 साल की एज में, मैंने रियल एस्टेट में, कोई करता नहीं 19 साल के लड़के पे ट्रस्ट नहीं करता। पूरे जीवन भर की कमाई देनी होती है, तो कम से कम शरीर से तो ठीक ठाक दिखे, हाँ। उम्र से ठीक ठाक दिखे। तो ना तो उस समय उम्र थी और ना ही शरीर था, तो लेकिन लोगों ने ट्रस्ट किया। थैंक्स अ लॉट जिन लोगों ने इनिशियल स्टेज पे ट्रस्ट किया। कैसे शुरुआत थी? मतलब लाइक छोटे छोटे प्लॉट्स किसी से लेके किसी को दे रहे थे या नहीं, मैंने सबसे पहला रियल एस्टेट का मैंने पैसे लगा के ही काम शुरू किया। ओके, मतलब पैसे थे आपके पास? नहीं, मैंने कर्जा लिया 19 साल की एज में? हाँ, मिल गया मेरे को। ओके, ये ट्रस्ट मैंने बनाया हुआ था 19 साल की एज तक। फैमिली बैकग्राउंड क्या है वैसे आपका? मेरे दादाजी बैंक में डायरेक्टर थे, मेरे पिताजी किसान रहे। बैंक में डायरेक्टर और फिर किसान? नहीं, मेरे दादाजी बैंक में डायरेक्टर थे, अभी भी हैं स्टिल नाउ। हाँ, मतलब दादाजी बैंक में डायरेक्टर और फादर? मेरे पिताजी ने पूरा गांव का किसानी पूरा वो संभालते थे। मेरे 2 अंकल थे, तो वो एक इंजीनियर हैं, एक ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस में थे। ओके, तो रियल तो थे आपके पास? मतलब वैसे भी नहीं, पैसे वालों के पास मतलब लोग ट्रस्ट ज़्यादा करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं था, सेपरेट फैमिली में हो गए थे सब लोग। तो मेरी अपनी खुद की यात्रा रही इसमें। तो मैंने अपने रिलेटिव से पैसे लिए थे, मुझे याद है कुछ 4.5 लाख रुपए मैंने 2010 में
हाँ 10 में ओके। उधार लिए थे। तो मैंने एक ज़मीन खरीदी थी 85 लाख रुपए की 2010 में। 50 लाख की ज़मीन खरीदी, 4.5 लाख रुपए का कर्जा लेके। नहीं, उसमें क्या था कि हमें 10 लाख रुपए देने थे एडवांस। एडवांस। ओके। तो 4 लाख रुपए मैंने दिए। 4 मेरे एक पार्टनर हैं सुशील तोमर, वो आज भी मेरे पार्टनर हैं ग्वालियर में। मेरा सारा काम वही संभालते हैं, पुराना जितना रियल इस्टेट का है। और 2 लाख रुपए एक और था, वो पार्टनर बना था। उसके बाद लास्ट ही सौदा था, पहला और आखिरी, हमने काम नहीं किया। 6 महीने में उनमें से किसी ने एक सिंगल प्लॉट नहीं बेचा। मैंने पूरा बेच करके, कोई 10 एक प्लॉट थे, बेच करके और आगे पूरा पैसे दे करके सबका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया। तो मेरे पार्टनर्स में ट्रस्ट बना। उसके बाद फिर मैं आगे करता चला गया। ओके। 4.5 लाख के कर्जे से शुरू हुआ था मामला। जी 19 साल की एज में 10 से एक प्लॉट का खेत बेच दिया था आपने। हाँ, फिर मैंने आगे ज़मीन साइड और करता गया और करता गया। अभी भी ग्वालियर है मेरा ठीक ठाक सा। अच्छा, वहाँ भी चल ही रहा है रियल एस्टेट आपका? वहाँ आप ऐसा कह सकते हैं कि सिर्फ क्षेत्र से जुड़े रहने की वजह से मैं ऐसा चाहता हूँ कि मेरा जाना आना बना रहे। बाकी मैं फोकस आपको सिर्फ धुलेरा है। सच बताऊँ कि मैं धुलेरा से कभी भी 1 रुपए लेकर के आज तक उधर नहीं गया और ना ही मैं जाना चाहता। ओके। वहाँ का वहाँ चल रहा है, इधर का इधर। उसका कारण है कि मैं जब अगर किसी व्यक्ति को कह रहा हूँ आप धुलेरा आइए, और मैं यहाँ से पैसे निकाल के अपने क्षेत्र में जा रहा हूँ, तो मेरे शब्द अलग हैं, मेरा काम करने का तरीका अलग है। और 2 पर्सनालिटी के साथ मैं जी नहीं सकता। पर्सनालिटी वैसे आपकी बहुत अच्छी है। गाड़ियों वाड़ियों का शौक? हाँ, गाड़ियों का शौक तो मुझे शुरू से रहा है। कौन सी गाड़ियाँ रखी? दुबई वाले के तरीके से रह रहे हैं कि अहमदाबाद वाले तरीके से? अभी तो अहमदाबाद वाले तरीके से। ओके। हाँ। ऐसे रोल्स रॉयस लेने का मूड है कि नहीं? नहीं नहीं, यहीं तक ठीक है, समय के साथ। नहीं, गाड़ियाँ तो मैंने आपके 1-2 वीडियोस देखे, उसमें डिफेंडर वगैरह इस तरह की गाड़ियाँ तो हैं आपके पास। वो तो मैं पर्सनल यूज़ करता हूँ डिफेंडर। हाँ, मतलब शौक की बात कर रहा हूँ हाँ, मैं कि बाकी गाड़ियों का शौक मैं कन्वर्टेबल का, स्पोर्ट्स कार का शौक रहा। रेसिंग वेसिंग में से? नहीं, वैसे रेसिंग नहीं की, लेकिन शौक रहा गाड़ियों का। मतलब मस्टैंग मैंने गाड़ी रखी, रैंगलर भी रखी मैंने दुबई में। ओके। गाड़ियों का शौक रहा मुझे शुरू से। दुबई में रखी? हाँ, दुबई में गाड़ी थी मेरे पास। अच्छा, मतलब धोलेरा डी है आपके पास, मतलब दोनों डी? नहीं नहीं, अब नहीं है, अब नहीं, कुछ नहीं। अब तो मैं पूरी तरीके से, मैंने सारे मेरे जितने बिजनेसेस थे, मैंने सबको या तो बाइंड अप कर दिया या अपना शेयर विड्रॉल कर लिया। मैं पूरी तरीके से फोकस्ड हूँ धुलेरा। और अगले आप जब तक हूँ मैं आप मुझे यहीं देखेंगे। ओके। गवर्नमेंट की पॉलिसी से कभी ऐसा डर लगा बीच में कि मतलब कुछ हो सकता है, कुछ उलझनें आ सकती हैं? नहीं या लोकल लेवल पे कोई परेशानी हुई हो कभी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, लोकल्स ठीक है, सब बढ़िया है। सपोर्टिव है, मतलब अगर सब कहीं जरूरत भी पड़े थोड़ा तो? बहुत सब जगह होता है। फार्मर्स हैं कभी। सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट के लोग इंटरेस्टेड हो रहे हैं यहाँ पे? अभी नॉर्थ इंडिया फिलहाल, नॉर्थ ओवरऑल, ओके, नॉर्थ ओवरऑल। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, एनसीआर। एक 25 साल के युवा लड़के को एडवाइस करना है आपको, फाइनल अपने वर्डिक्ट देने हैं कि भाई ये कर, ये हो जाएगा रियल एस्टेट में, जी, तो क्या होगा? तो मैं उसको कहूँगा कि एज अ एसोसिएट पार्टनर वो शुरू करे, बिजनेस एसोसिएट शुरू करे। ओके। और सबसे पहले लर्निंग ले, धुलेरा को समझे, लोगों को अवेयर करें। आई एम 100% श्योर कि अगर वो अपने डेडिकेशन के साथ काम कर रहा है तो उसने जो सोचा नहीं होगा पूरी लाइफ में, वो यहाँ से गेन कर सकता है। ओके। जी, रियल इस्टेट जो है व्यक्ति को कहीं भी ले जा सकती है, कोई लिमिटेशंस नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है। ये टैक्सेशन की वजह से डर नहीं लगता कि मतलब जैसे दुबई में लोग काम करते हैं, एक ये भी एक रीज़न देते हैं कि वहाँ टैक्स नहीं है तो हमको थोड़ा? सर, ये वैसे आपने बहुत अच्छी बात कही है, और अगर आप मेरे से इसका बिल्कुल फ्रैंक आंसर चाह रहे हैं ना, कई लोगों को डाइजेस्ट नहीं होगा जो मैं बात बोलूँगा। सर, टैक्स नहीं है, लेकिन टैक्सेशन से ज़्यादा दुबई पैसे कमाता है। अगर आप डेप्थ में जाएंगे, शायद पूरे वर्ल्ड में एकमात्र कंट्री है जो कंपनी रिन्यूअल के हर साल पैसे लेती है। ओके, मतलब मैंने एक कंपनी ओपन की और उसके हर साल पैसे देने? इंडिया में तो नहीं होता। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। आपने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर वो बनाई, बहुत नॉमिनल होता होगा सर? नहीं नॉमिनल नहीं होता, अच्छा खासा पैसा होता है। ओके। आप वीज़ा लगवाते हैं
तो उसमें भी आपको बहुत ठीक ठाक सही पैसे देने होते हैं। आजकल चला है कि आप फ्लैट लेते हैं और जो है आपको वो गोल्डन वीज़ा और वो गोल्डन सब। वीज़ा, इट्स अ गेम। ओके। गोल्डन वीज़ा है 10 साल के लिए, लेकिन उसका पैसा तो आपको पे करना पड़ता है, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है वो। उसका पर पर्सन आपको पैसे देने पड़ते हैं। आप मेड ले जा सकते हो, लेकिन उसका भी आपको 2-2.5 लाख रुपए कुछ ऐसा देना पड़ता है, तो फ्री कहाँ हुआ। हाँ, आप उतने टाइम तक रह सकते हो, लेकिन वीज़ा के तो आपको पैसे देने पड़ते हैं ना। मतलब रिटर्न्स तो बहुत दिख रहे हैं पर हिडन चार्जेस भी बहुत है। हिडन, अगर कोई भी एक व्यक्ति दुबई में रह रहा है तो मुझे लगता है कि 20 से 25 हज़ार रुपये तो वो अगर खुद की गाड़ी यूज़ कर रहा है तो इतने चालान देता है। आप पता कीजिए किसी से जो रहता है वहाँ, पार्किंग ये वो, मतलब ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि उसको देना ही है। तो बेसिकली क्या है कि जैसा यहाँ जो आज़ादी है इंडिया में, कुछ भी बोलने की, कुछ भी करने की, कुछ भी जो है कहीं भी गाड़ी पार्क करने की, ऐसा नहीं होना अच्छा चाहिए। ये मैं इसमें एग्री नहीं करता कि ये अच्छा है, लेकिन वो कॉस्ट ही नहीं है। अगर आप पार्किंग में भी कर रहे हो तो कोई कॉस्ट नहीं है, मेरा कहने का मतलब, ठीक है ना। वहाँ जो है आप इनडायरेक्टली पैसे तो दे ही रहे हैं। तो दूसरी चीज़, अभी इंडियन गवर्नमेंट भी टैक्सेशन पे काम कर रही है। होपफुली गवर्नमेंट और थोड़ा इस पे बेहतर करे तो मुझे लगता है कि और भी बेहतर हो सकता है। धोलेरा में जैसे आपने बताया कि वो बाकी तो सब्सिडीज वगैरह हैं, ऐसा कुछ है कि कंपनी टैक्सेस वगैरह में भी कुछ, जीएसटी में, जीएसटी में कुछ, जैसे क्या? जीएसटी का है कुछ 7-1 साल का प्रोविज़न है। ओके, कि बाकी जगह से लगता है यहाँ कम लगेगा। नहीं लगेगा ही नहीं अच्छा, लगेगा ही नहीं? जी। मतलब सिर्फ मैन्युफैक्चरर को हाँ, जो भी अलग अलग रिलेटेड वो आपने फिक्स सोसाइटी वो सॉरी इंडस्ट्री के इंडस्ट्री के लिए। ओके। जैसे गिफ्ट सिटी में 10 साल तक टैक्स ही नहीं है, इनकम टैक्स ही नहीं है। गिफ्ट सिटी में तो इंडस्ट्री थोड़ी है, नहीं, बता कंपनीज रहा को। हूँ कंपनीज को, हाँ, कोई इनकम मतलब टैक्स मैं गिफ्ट सिटी में अगर कोई कंपनी ओपन करता हूँ तो 10 साल तक मुझे नहीं, कोई टैक्स। इनकम टैक्स भी नहीं देना, जीएसटी भी नहीं देना। ओके। हाँ, तो ये सब चीज़ें तो नहीं पता है लोगों को। पता होना चाहिए। फिर तो ये दुबई से बेटर हो गया ना। बिल्कुल बेटर हो गया। कि ये अगर क्यों क्रिएट किया जा रहा है, मैं वही हाँ, आपको इसीलिए मैं बताना चाह बार रहा हूँ। बार दुबई बोल रहा हूँ, क्योंकि हाँ। जब भी अपन रियल एस्टेट की बात ओपन करते हैं ना यूट्यूब पे या कहीं पे भी, मतलब कुछ भी अपने को राइटिंग्स में मिलते हैं तो सर, सिर्फ दुबई 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 दिखता है मैं रियल ये एस्टेट कह के रहा नाम पे। हूँ, आप ये मेरी बात जो है, आप इसको जैसे भी अपने चैनल पर प्रेजेंट करें, मैं सबसे एक बात कहना चाहूँगा आपके माध्यम से। आप समझिए दो जगह को, आप गिफ्ट सिटी को समझिए, आप धुलेरा को समझिए। आपको समझ में आएगा कि टैक्सेशन पे इंडियन गवर्नमेंट ने ऑलरेडी काम करना शुरू कर दिया है। चीज़ें बहुत तेज़ी से बदलने वाली हैं। फिर तो सर ये आपकी भी कमी है कहीं ना कहीं, क्योंकि मैंने आपके भी किसी वीडियो में नहीं देखा एक बार भी कि ये टैक्सेशन वगैरह में। नहीं, कई बार मेरे से पूछते हैं तो मैं बताता हूँ। आज आपने पूछा है तो मैं बता रहा हूँ। इसके लिए तो मैं आपको ही धन्यवाद कह सकता हूँ नहीं नहीं कि नहीं, कम से कम आपने इस ये विषय ये में मेरे बात लिए की भी, है। ये मुझे भी, मैंने मतलब 20 से ज़्यादा वीडियो देखे हैं रिलेटेड टू धोलेरा। बड़े बड़े लोगों के पॉडकास्ट देखे हैं मैंने। कहीं ये टैक्सेशन वाला कहीं पार्ट नहीं था कि भाई नहीं, टैक्स यहाँ। जीएसटी के अंदर है वैसे भी एसआईआर के अंदर स्पेशल प्रोविज़न होता है। एसईजेड के अंदर टैक्सेशन का स्पेशल प्रोविज़न होता है, तो वहाँ पर है ही प्रोविज़न। ओके। हाँ। शानदार सर, सब कुछ जितना मैं सुनना और समझना चाहता था धोलेरे के बारे में जी जी। वो मैंने सुना और समझा। आखिरी में सिर्फ इतना जानना चाहूँगा कि एक ये भी बड़ी बातें होती है कि मतलब धोलेरा में सब कुछ पहले से डिज़ाइन होगा, वो आपने बताया कि रोड्स वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ रेडी है। ओवरऑल जो धुलेरा है उसका कितना % काम हो चुका है, और भले ही वो, और इसका जो फाइनल जैसे दुबई आज दिखता है वैसा धुलेरा, या एकदम जितना प्लान में है उतना अच्छा धुलेरा, या उतना वर्क फ्री, या जो भी आज जो काम चल रहे हैं वो फाइनल हो जाएंगे? टारगेट मतलब डेडलाइन क्या है इसकी? सर, डेडलाइन गवर्नमेंट की ओर से 2040 और 42 की डेडलाइन है। हो जाएगा तब तक? हो जाना चाहिए। ओके। हाँ, तो अभी 20-30% काम हुआ है? 20-30% नहीं, अगर मैं ओवरऑल अभी 22.54 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया डेवलप हुआ है। अगर मैं इसको नंबर्स में और परसेंटेज में जाऊँ तो आप मान सकते हैं कि 5% एरिया जो डेवलप होना है उसमें से 5% एरिया में इन्होंने काम कर दिया। 420 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है वो उसमें कंस्ट्रक्शन बनना है, तो उसमें से 22 हुआ है, तो इट मीन अराउंड 5% जैसा एरिया जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी कर दिया है। रेस्ट अभी मैं कहूँ अराउंड
12% जिसका भी प्लानिंग कर रही है गवर्नमेंट नेक्सस में चालू करने का। तो इस तरीके से टाइम लगने ही तो वाला अभी है। जितना धुलेरा ब्यूटीफुल दिखता है वो सिर्फ 5% है। जी। ओके, रेस्ट 90% अभी भी ज़मीन पड़ी है, फिर भी बहुत कुछ डेवलप दिखता है। हाँ, फिर भी बहुत कुछ दिखता है। सर क्या है कि शहर बहुत बड़ा है, निश्चित तौर पे बनने में, संवरने में, लोगों के आने में समय लगने वाला है। लेकिन क्या होता है सर, आज से अगर मैं 2 साल पहले की स्थिति बात करूं, मैं किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को बोलता था ना कि सर आप इंडस्ट्री लगाओ। धुलेरा में। हाँ, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिसी, इन्वायरमेंट सब देख करके खुश है, सब पॉजिटिव है। वो कहता था यार मैं इंडस्ट्री तो लगाऊं, लेकिन या मैं सस्टेन कैसे करूँगा, मैं अपने लोगों को रिटेन कैसे करूँगा। मैं पूछता क्यों, तो वो कहता था सर अगर मान के चलिए मेरी इंडस्ट्री में 5,000 लोग हैं जो काम करने आ रहे हैं, 1,000 लोग तो ऐसे होंगे जो ए कैटेगरी बी कैटेगरी के होंगे, सपोज रेस्ट जो है लेबर क्लास है या सी कैटेगरी है, 20% तो होंगे जो ए और बी कैटेगरी के होंगे। मैं बिल्कुल सर, वो लोग आज अच्छे शहरों में रह रहे हैं, वहाँ से इस बंजर ज़मीन में क्यों आएंगे जहाँ एंटरटेनमेंट का कोई साधन नहीं है, जहाँ पर शाम को कोई घूमने के लिए जाने, स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो वो कैसे आएंगे। कनेक्टिविटी नहीं है, जब हाईवे नहीं बना था, ये अभी हाईवे पूरा रेडी हो चुका है। तो चैलेंज था उस समय, लेकिन अब हो चुका है, ये सब चेंज हो गया। अभी गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल बनाना चालू कर दिया, स्कूल बनाना चालू कर दिया, फूड प्लाजा बनाना चालू कर दिया, टेंट सिटी बनाना, 3 स्टार होटल बनने लगे। अब चीज़ें तेज़ी से बदलने लगी। तो 5 साल में मतलब लोग रह पाएंगे, ये सिचुएशन आ जाएगी अगले 2 साल में। ओके। तो मेरा कहने का विषय ये है, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि शायद आपको लगता होगा कि अभी तक 5% हो पाया अगर 15 साल में, अगर मैं ओवरऑल टाइम देखें तो, पर वैसा नहीं है। तो अगले आप कह रहे हो कि ये हो जाएगा करीब 17-18 साल में, ये कैसे होगा। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ इस बात से कि एक समय था जब चीज़ें नहीं थी ग्राउंड पर, अब समय है जब चीज़ें आ चुकी हैं, काम करने के तरीके प्लानिंग में ही लगता है, कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट होने के बाद तो फिर चीज़ें सेटल हो जाती फिर चीज़ें बदलती हैं तेज़ी से। अब एक इंडस्ट्री आई तो दूसरे को मोटिवेशन मिला, जब दूसरी आई तो पूरा एक इकोसिस्टम लेके आ रही है। जैसे टाटा आ रही है तो पूरा एक इकोसिस्टम लेके आ रही है, वो इतनी बड़ी इंडस्ट्री लेकर के आ रही है कि उसके साथ तमाम सारी एंसिलरीज इंडस्ट्री आ रही हैं। तो क्या हो रहा है, एक इकोसिस्टम बन रहा है। जब इकोसिस्टम बन जाएगा तो मेरे और आप जैसे या किसी तीसरे व्यक्ति को जाने में कोई समस्या नहीं होगी। तो अब जो चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे वो आपको बहुत मतलब फास्ट देखने को मिलेंगे। वो 2 महीने में देखने को मिल सकते हैं, 3 महीने को देखने में मिल सकते हैं, आपको अगले 6 महीने में चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो मतलब वहाँ पे लैंड पे तो काम होगा ही होगा, पर अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। अभी भी लोगों को चीज़ें पता नहीं है जितनी होनी चाहिए। जी जी बिल्कुल। ओके सर। हालांकि पिछले कुछ सालों में सरकार अच्छा प्रयास कर रही है, और फिर कई बार ऐसा होता है ना, जैसे साउथ में क्या हो रहा है, अब मेरे को कोई साउथ में इंटरेस्ट नहीं तो मैं वहाँ की न्यूज़ में जाना नहीं चाहता। गवर्नमेंट तो प्रमोट कर रही होती है, बट मुझे अगर कोई इंटरेस्ट नहीं तो मैं उसमें जाने क्यों देखेंगे अपन। नॉर्थ ईस्ट में एग्जैक्टली क्या चल रहा है तो मुझे आपको नहीं पता कि क्या हो रहा है। ऐसा नहीं इंडस्ट्री वहाँ भी आ रही है, वहाँ पर भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, बट हमको नहीं पता। लेकिन जब मैं स्पेसिफिक अपना माइंड सेट करूँगा कि मुझे ये देखना है कि नॉर्थ ईस्ट में क्या अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, तो फिर आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। हाँ, तो मैं फोकस्ड हो जाऊँगा उधर। तो ऐसे ही धुलेरा गए हैं हमारे आप जैसे लोगों का माध्यम है कि नॉलेज को स्प्रेड करें। गवर्नमेंट का प्रयास है, गवर्नमेंट भी करती रहती है लगातार समय समय पर। डन सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा। मतलब चीज़ें ऐसा है कि लोगों को ओवरऑल अगर अपनी डिस्कशन को अगर मैं कंक्लूड करूँ तो ये है कि लोगों को यहाँ की चीज़ों को समझना चाहिए, और सिर्फ जो बहुत महंगे शौक के साथ चीज़ों को प्रमोट किया जा रहा है उस पर ध्यान कम देके जो इंडिया की रियलिटी है उसको अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी बहुत बेटर अपॉर्चुनिटीज़, बहुत बेटर, थाउजेंड्स टाइम बेटर की मार्केट तो अनडाउटेडली, जैसे इतनी पॉपुलेशन है तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मार्केट है ये। सर इंडिया में क्या है, आज भी आप सस्ता बनाते हैं, सस्ते खरीदने वाले भी हैं। आप मीडियम क्वालिटी का बनाते हैं, उसको भी खरीदने वाले हैं। आप एकदम अपर सेगमेंट का एकदम प्रीमियम क्वालिटी बनाते हैं, उसको भी खरीदने वाले हैं। आपको बनाना आना चाहिए और आपको बनाने की प्लानिंग होना चाहिए। आप जिस भी लेवल में फिट बैठते हैं आप अपनी चीज़ें बनाइए और डिलीवर करिए। बिल्कुल बिल्कुल। डन सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, मज़ा आया। हमारी आज की डिस्कशन कन्वर्जेशन
अगर आपकी किसी भी तरीके से हेल्पफुल रही हो आपके लिए, आपको इससे कुछ भी बेटर समझने को मिला हो, या हमें इसमें और कुछ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत हो, तो आप हमें अपना फीडबैक ज़रूर दें, ताकि हम इसको और बेटर कर सकें और इम्प्रूव कर सकें और आप तक परफेक्ट चीज़ें डिलीवर कर पाएँ। थैंक यू वेरी मच।